हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर 6 और आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। तो आओ लौट चलते हैं अपनी बायोलॉजी की खूबसूरत सी दुनिया में। तो शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन से, यानी हमने पिछले लेक्चर में क्या बातें की थी। तो हमने पिछले लेक्चर में प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर यानी सेल वॉल के बारे में बात की थी। तो ये बच्चों आप डायग्राम में देख पा रहे हो सेल वॉल प्लांट सेल की सबसे आउटर कवरिंग होती है। ये एक रिजिड वॉल होती है जो प्लांट सेल को केवल शेप देने का वर्क नहीं करती बल्कि उसे डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल वॉल सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद हमने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पढ़ा था कि कैसे आसपास की दो सेल्स आपस में पदार्थों का आदान प्रदान प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा करती हैं। फिर हमने मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ा था कि दो पास की प्लांट सेल्स के बीच में एक मिडिल लैमेला प्रेजेंट होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। तो आओ लौट के आते हैं अपने आज के टॉपिक पे जो है सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले देखते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का एक डायग्राम। तो इस डायग्राम में प्लांट सेल को सबसे पहले देखते हैं। तो प्लांट सेल को हम देख के पहचान पाते हैं क्योंकि उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हम बात एनिमल सेल की करते हैं तो एनिमल सेल की सबसे बाहरी कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है। तो आओ देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का एक डायग्राम। तो ये बच्चों सेल मेम्ब्रेन है। इसमें पर्पल कलर के ये प्रोटीन्स चैनल हैं जो आयंस को मटेरियल्स को सेल के आर पार सेल मेम्ब्रेन के आर पार क्रॉस होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेल मेम्ब्रेन के कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहला पॉइंट है कि सेल मेम्ब्रेन एक सेल की प्रोटेक्टिव शीट होती है और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसकी सबसे आउटर कवरिंग होती है। तो सेल मेम्ब्रेन को बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन टिश्यू फ्लूइड को और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को अलग अलग करती है। तो जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं बच्चों तो एक सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है और सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। तो इन्हीं दोनों फ्लूइड्स को अलग अलग करने का वर्क करती है मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है यानी अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन होती है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को आसानी से आर पार होने देती है। लेकिन अन्य पदार्थ के लिए आयंस के लिए इसमें प्रोटीन चैनल पाए जाते हैं। वो प्रोटीन्स चैनल आयंस को सेल के अंदर और बाहर जाने में हेल्प करते हैं या अन्य किसी पदार्थ को भी अंदर बाहर होने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों 1950 के आसपास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही मेम्ब्रेन की स्टडी करना संभव हो पाया था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी बायो के लिए। तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर हम उसके अंदर के मैटर को निकाल देंगे तो केवल और केवल उसमें सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होगी। तो उसमें सेल मेम्ब्रेन को देख पाना, उसका अध्ययन कर पाना इजी होता है, इसलिए ह्यूमन आरबीसीज के ऊपर स्टडी की जाती है। तो बच्चों ये हैं आरबीसीज। तो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो डीजेनरेट कर जाता है। तो ये न्यूक्लियस लेस सेल्स होती हैं। तो बच्चों जब मेम्ब्रेन का अध्ययन करना शुरू किया था तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने मत दिए थे या अपनी थ्योरीज दी थी, अपने मॉडल्स दिए थे कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह की हो सकती है। तो उनमें से दो मॉडल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो वो है बटर सैंडविच मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इन दोनों के बारे में ही आज हम बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बटर सैंडविच मॉडल से। तो बटर सैंडविच मॉडल, इस मॉडल को डेनियल और डेवसन ने दिया था। तो बच्चों ये मॉडल साफ साफ कहता है कि मेम्ब्रेन में दो प्रोटीन्स की लेयर पाई जाती हैं और उनके बीच में लिपिड की बाई लेयर पाई जाती हैं जैसे कि ब्रेड्स और बटर।
यानी इसमें इन्होंने कहा था कि जैसे ब्रेड दोनों तरफ होते हैं तो वो प्रोटीन्स हैं और उसके बीच में जो बटर लगा होता है वो लिपिड की बाइलेयर है, इसलिए इसका नाम बटर सैंडविच मॉडल रखा था। तो इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने खुद ही बनाया है। तो साइड में देखो आप प्रोटीन्स है, यानी दो प्रोटीन्स की लेयर के बीच में लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। तो सेल को समझने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए नेक्स्ट मॉडल दिया गया था लूथ-मोज़ेक मॉडल, और ये अब तक माना जाने वाला सबसे कामयाब मॉडल है। तो आज तक हम इसी को ही पढ़ते आ रहे हैं, इसी के आधार पर ही हमने सेल मेम्ब्रेन को समझा है, यानी अब तक इससे अच्छा कोई मॉडल आया ही नहीं। तो इस मॉडल को प्रपोज किया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। तो बच्चों ये मॉडल साफ साफ कहता है कि लिपिड बाइलेयर एक समुद्र के समान है जिसमें प्रोटीन्स आइसबर्ग के समान कहीं कहीं प्रेजेंट होती हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। आओ देखते हैं इसका एक डायग्राम। तो ये है लिपिड बाइलेयर और इसके बीच में पाए जाने वाले प्रोटीन्स। तो शुरुआत करते हैं पहले लिपिड्स के बारे में जानने से। तो लिपिड्स क्या होते हैं? तो बच्चों लिपिड्स फैटी एसिड से बनी हुई चेन होती हैं। तो जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार के लिपिड्स पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड के पास जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो इसका भी एक डायग्राम देखते हैं। तो ये है बच्चों फॉस्फोलिपिड। जो इनका हेड है उसमें फॉस्फेट होगा और जो टेल्स हैं वो कार्बन चेन से बनी होंगी। कार्बन चेन सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी। तो इसका केमिस्ट्री डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है बच्चों फॉस्फोलिपिड। ऊपर आप देख रहे हैं इसका पोलर हेड जो कि फॉस्फेट से बना है और जो इसकी टेल्स हैं वो फैटी एसिड से बनी है, कार्बन चेन से बनी है। तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि बच्चों जो लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड, उसका हेड हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होती है। यानी ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड की जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक इसलिए होती है क्योंकि वो फैटी एसिड से बनी होती है। फैटी एसिड यानी तेल जैसे पदार्थ जो होते हैं, तो इसलिए वो पानी के टच में नहीं जाना चाहती। और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए जब भी हम मेम्ब्रेन में इसको देखेंगे तो हेड बाहर की तरफ होगा और टेल्स अंदर की तरफ होंगी, क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन करना चाहती हैं, बनाए रखना चाहती हैं। तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन भी अपने स्ट्रक्चर को हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से ही बनाए के रखती है। यानी जब भी कहीं से मेम्ब्रेन टूटेगी तो वो अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि फैटी एसिड चेन्स जो होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, वो पानी से डरती हैं। हाइड्रोफोबिक होता है बच्चों पानी से डरने वाला और हाइड्रोफिलिक होता है पानी से प्यार करने वाला या नहीं डरने वाला। तो इसलिए जो टेल्स होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। तो इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो हेड बाहर की तरफ है वाटर की तरफ और टेल्स अंदर की तरफ है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है और हेड हाइड्रोफिलिक है। तो अब आते हैं प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन्स के बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो एक लिपिड बाइलेयर होती है। तो लिपिड बाइलेयर में बीच बीच में हमने पढ़ा था कि लिपिड बाइलेयर जो है वो एक सी के समान है जिसमें प्रोटीन्स आइसबर्ग के समान पाए जाते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स की भी अहम भूमिका होती है। तो बच्चों 2 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो लिपिड बाइलेयर में ऊपर की तरफ ही प्रेजेंट होते हैं, इन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म से जुड़ जाते हैं, बहुत डीप होते हैं, इन्हीं को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो आओ देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का एक प्यारा सा डायग्राम। तो ये है बच्चों सेल मेम्ब्रेन।
अच्छा, और क्लोज करके दिखाओ, ये, और जूम, ये देखो। तो इसमें आप आसानी से देख पा रहे हो लिपिड बाइलेयर, जिसमें हेड भी आपको दिख रहे हैं और टेल्स भी, और यहाँ पे साइड में ग्रीन कलर के प्रोटीन्स हैं। तो ये बच्चों प्रोटीन चैनल्स बनाते हैं, ये एक अहम भूमिका निभाते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। एक और डायग्राम देखते हैं चलो। तो ये है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।